अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर इसे लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब या फेसबुक पेज को फॉलो भी कर सकते हैं। यह कहानी का किसी भी व्यक्ति विशेष या घटना से कोई संबंध नहीं है। सभी किरदार और कहानी रूपांतर केवल लेखक की कल्पना पर आधारित है। इसे स्वयं लेखक एक सूत्रधार की भूमिका निभाते हुए आप तक लेकर आई हैं। तो प्रस्तुत है हरप्रीत सिन्हा प्रीत की रचित कहानी बेशर्ता मोह, हर मां की विरासत। मुझे अक्सर मोहाली से दिल्ली अपने काम के सिलसिले में जाना पड़ता है। खुद ड्राइव करने के बजाय मैं लगभग हमेशा एक ही एजेंट से कैब बुक करता हूं ताकि किराया भी सही लगे और सेवा भी अच्छी मिले। पिछले साल सर्दियों की बात है। मुझे सुबह सुबह दिल्ली के लिए निकलना था, यह सोचकर कि भारी ट्रैफिक खुलने से पहले मूर्थल पार कर लिया जाए, फिर आराम से होटल में चेक इन करके तरोताजा होकर शाम की मीटिंग के लिए नोएडा निकलूंगा। सुबह करीब 6 बजे ड्राइवर का फोन आ गया कि वह कैब लेकर मेरे घर के बाहर पहुंच चुका था और मेरा इंतजार कर रहा था। मैं लगभग तैयार था। जल्दी से पत्नी को बाएं बोलकर अपना लैपटॉप बैग और एक हैंडबैग उठाया और कैब में जाकर बैठ गया। इस बार ड्राइवर को जाना पहचाना नहीं था, बल्कि एक युवा सिख लड़का था, उम्र करीब 22 से 23 साल। उसने मुझे सत श्री अकाल कहा, मेरी बुकिंग नंबर की पुष्टि की, मेरा हैंडबैग आगे की सीट पर रखा और मेरे लिए पिछली सीट का दरवाजा खोलकर मेरी लंबाई के अनुसार सीट को एडजस्ट करके बैठने को कहा। हम मोहाली से डेराबस्सी, लालडू, अंबाला होते हुए दिल्ली की ओर रवाना हो गए। कैब की हालत ठीक ठाक थी, कोई समस्या नहीं दिख रही थी। इससे संतुष्ट होकर मैंने अखबार की सुर्खियां पढ़नी शुरू की, लेकिन चलते वाहन में आंखें गड़ाकर पढ़ने से मुझे अक्सर घबराहट होती है। इसलिए मैंने अखबार खाली सीट पर रख दिया, सिर पीछे टिका लिया और हल्की सी आंखें बंद कर ली। तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। माहौल को थोड़ा दोस्ताना बनाने और समय बिताने के लिए मैंने उस लड़के से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? अंकल जी, मेरा नाम जसबीर सिंह है। कुछ दिन पहले ही मैंने खन्ना साहब की ट्रैवल एजेंसी ज्वाइन की है। यह मेरा 6वां ट्रिप ही है। इससे पहले हम पटियाला में रहते थे। हालांकि वह कम उम्र का था, लेकिन उसकी आवाज में ठहराव था। वह अपने ग्राहक से बड़े अदब से पेश आ रहा था। उसकी बातचीत का तरीका मुझे अच्छा लगा। आधे घंटे बाद जसबीर ने फिर मुझसे कहा, अंकल जी, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं। हाँ बताओ सरदार जसबीर सिंह जी, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? मैंने मजाक और हल्के तंज के साथ जवाब दिया। नहीं, अगर आपको बहुत जल्दी ना हो तो मेरा घर रास्ते में लालडू गांव पड़ता है। मैं 3 दिन से सफर पर हूं। आज पहली बार घर के पास से गुजर रहा हूं। सोच रहा था मैले कपड़े रखकर साफ कपड़े ले लूं और मां से भी मिल लूं। मेरी मां और मेरी दादी अकेली रहती हैं। मैं कुछ पलों के लिए चुप रहा, सोचने लगा कि मेरे पास समय की कोई कमी तो नहीं है। अगर यह अपने घर 10 मिनट रुक भी जाए तो मुझे क्या फर्क पड़ता है? मैं कार में बैठकर इंतजार कर लूंगा। अभी मैं अपनी स्वीकृति के लिए मुंह खोल ही रहा था कि जसबीर ने मेरे जवाब में हुई देरी को भांप कर कहा, और मेरी मां बहुत बढ़िया और मसालेदार चाय बनाती है। बस आपको 1 कप चाय पीनी होगी। उतनी देर में मैं कपड़े बदल लूंगा। उसकी आवाज में आग्रह ज्यादा था, लालच कम। मैं तो पहले ही मन बना चुका था। मैंने कहा, चलो कोई बात नहीं, इतनी तकलीफ क्यों करनी? मैं कार में बैठकर इंतजार कर लूंगा, तुम जल्दी आ जाना। जसबीर की आंखों में मैंने धन्यवाद पढ़ लिया। उसने कार को लालडू गांव के रास्ते डाल दिया और एक जगह कार रोक दी, क्योंकि आगे की गली इतनी चौड़ी नहीं थी कि कार अंदर जा सके। अंकल जी, आप मेरे साथ आइए। यकीन मानिए, चाय आपको अच्छी लगेगी। मैं उसके प्रेम और सत्कार भरे निमंत्रण को ठुकरा नहीं सका। लैपटॉप बैग लेकर हमने कार को अच्छी तरह लॉक किया और 2-3 छोटी गलियों से होकर एक घर के सामने जाकर रुके। जसबीर ने घंटी बजाई। अंदर से एक अधेड़ उम्र की महिला की आवाज आई, कौन है? 1 मिनट रुको, आ रही हूं।
शायद यह जसबीर की मां की आवाज थी। साथ ही एक बुजुर्ग महिला की कमजोर और करुणामयी आवाज भी मेरे कानों में पड़ी। देख सुरेंदर, मेरा बेटा आया होगा, मेरे बच्चे को न सही, अपने पति को तो कुंडी खोल। पता नहीं वह किस हाल में होगा, कब से घर से निकला हुआ है। पता नहीं खाना भी नसीब हुआ होगा कि नहीं। मैंने पहले ही कहा था अपनी मां को छोड़कर मत जा, लेकिन यह कहां मानता था। जा, जल्दी देख, तू इतनी देर क्यों लगा रही है। बुजुर्ग महिला की धीमी पड़ती आवाज, उसकी खांसी के बावजूद मैं सुनता रहा, जब तक कि शायद जसबीर की मां सुरिंदर ने आकर दरवाजा नहीं खोल दिया। सादे से कपड़े, सलवार कमीज और सिर पर चुन्नी लिए उस महिला ने दरवाजा खोला। जसबीर ने उसे पैरों को छूकर प्रणाम किया। मेरे साथ आए एक अजनबी को देखकर वह थोड़ा पीछे हट गई और प्रश्न भरी आंखों से जसबीर की ओर देखने लगी, मानो मेरी पहचान जानने की कोशिश कर रही हो। जसबीर ने भी अपनी मां की झिझक को भांप कर तुरंत कहा, ये अंकल जी हैं, जिन्हें मैं मोहाली से दिल्ली ले जा रहा हूं। मेरी विनती पर ये मेरे साथ घर आने को मान गए ताकि मैं कपड़े बदल सकूं। कहते हुए वह मुझे आगे के कमरे में ले गया। पीछे पीछे दरवाजे को कुंडी लगाकर उसकी मां भी आ गई। मेरे सामने एक मूढ़ा रखकर कहने लगी, वीर जी बैठिए, माफ करना, मैंने आपको पहचाना नहीं था। जसबीर अंदर चला गया, शायद कपड़े बदल ले। अंदर से जोर से कहा, मां 2 मिनट लगेंगे, 2 कप चाय बना देना। अंकल जी को तेरी बढ़िया चाय पिलाने के बहाने ही मैं घर लाया हूं। बस हम 10 मिनट रुकेंगे, फिर देखूंगा, अगर दिल्ली से लौटते वक्त यहां आना हो गया तो रुक जाऊंगा, खन्ना साहब से बात कर लूंगा। सुरिंदर कौर, जसबीर की मां, चाय बनाने रसोई में चली गई, लेकिन वहीं एक पीढ़ी पर बैठी वह बुजुर्ग महिला अपनी आंखों से मुझे टकटकी लगाए देख रही थी, कभी हैरानी से, कभी घूर कर, कभी झुर्रियों भरे चेहरे से मुस्कुराहट के साथ। हमारे अंदर आते ही वह बिल्कुल चुप हो गई थी। जसबीर ने उसे प्रणाम भी किया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसका पूरा ध्यान मुझे पहचानने में लगा था। मुझे लगा कि बुजुर्ग महिला की शायद नजर भी कमजोर है और ऊंचा भी सुनती होंगी। मैंने जरा ऊंची आवाज में कहा, बीबी जी सत श्री अकाल। मेरी आवाज सुनते ही वह फिर से अपने पुराने स्वरूप में आ गई। यह मेरा बेटा नहीं है। ओह बीरे, तू अपने पिता को क्यों नहीं ढूंढ लाता? उसे कहां मरने को छोड़ आए हो? मेरे कलेजे को कब ठंडक मिलेगी? मेरे प्राण उसको देखे बिना नहीं निकल सकते। मुझे बीबी की यह फटकार सुनकर थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। शायद मुझे कार में ही इंतजार करना चाहिए था। खैर, तब तक जसबीर की मां एक प्याली में चाय ले आई, नीचे प्लेट भी रखी थी। मैंने इधर उधर देखा कि कहीं कोई स्टूल या टेबल मिल जाए जिस पर मैं चाय का कप रख सकूं, लेकिन जल्दी ही समझ गया कि वहां कुछ नहीं है। हाथ बढ़ाकर मैंने सुरिंदर कौर से प्याली और प्लेट ली और गर्मा गर्म चाय की चुस्कियां लेने लगा। सच में चाय बहुत स्वादिष्ट थी। इतने में जसबीर साफ कपड़ों का बैग लेकर बाहर आ गया। वह चारपाई खींचकर मेरे पास ले आया और उस पर बैठकर अपनी स्टील की गिलास में चाय पीने लगा। मैंने चाय की तारीफ करते हुए धन्यवाद कहा और उठकर सत श्री अकाल बोला। साथ ही जसबीर को इशारा किया कि अब हमें निकलना चाहिए, क्योंकि घड़ी देखी तो समय ज्यादा हो गया था। जसबीर अपनी दादी के पास गया, दोनों हाथों से उनके चेहरे को छूकर बड़े प्यार से झुककर कहने लगा, दादी तू चिंता मत कर, मैं पापा को ढूंढने के लिए ही दिल्ली जा रहा हूं। एक दिन उन्हें अपने साथ लेकर आऊंगा। तू अपना और मम्मी का ध्यान रखना, समय पर रोटी खा लेना, कहीं ऐसा ना हो कि मैं पापा को लेकर आऊं और तू। जसबीर की आंखों के कोने गीले हो गए जो मुझसे छिप नहीं सके। तेज कदमों से हम कार की ओर बढ़े और फिर उसी तरह कार में बैठकर दिल्ली की ओर रवाना हो गए। पूरे आधे घंटे की देरी हो चुकी थी। माफ करना अंकल जी, समय ज्यादा लग गया। आप इसका जिक्र खन्ना साहिब से मत करना। अरे नहीं जसबीर, इसमें कौन सी बड़ी बात है, आधे घंटे बाद पहुंच जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। सच कहूं तो मुझे चाय बहुत स्वादिष्ट लगी। कभी मौका मिला तो एक बार फिर तुम्हारे घर की चाय जरूर पीऊंगा। कार हाईवे पर आ गई और गति पकड़ ली।
मैंने आंखें बंद कर जसबीर के घर की पूरी घटना को याद किया। आंखें बंद की ही मैंने जसबीर से पूछा, तुम्हारे पापा कहाँ रहते हैं? बीबी इतनी परेशान क्यों थी? देखने में वो थोड़ी दुखी और चिड़चिड़ी लग रही थी। अंकल जी, जब बुद्धि पर पर्दा पड़ जाए तो कुछ भी समझ नहीं आता, और हर मां का प्यार तो हमेशा ही अटूट और अंधा होता है। उसे हमेशा यह आस रहती है कि उसके बच्चे कभी न कभी संभल जाएंगे, अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। इसी आस में वह अपनी पूरी जिंदगी निकाल देती है। कई बार जसबीर ने अपनी उम्र से कहीं अधिक समझदारी वाली बात कह दी। मुझे और जानने की उत्सुकता हुई। समय की कोई कमी नहीं थी। दिल्ली का सफर अब भी 3 से 4 घंटे और बाकी था। मैंने जसबीर से कार एक किनारे लगाने को कहा, फिर अगली सीट पर बैठ गया और जसबीर से दोबारा वही सवाल किए, तुम्हारे पापा कहाँ हैं? तुम्हारी दादी की यह हालत क्यों है? शायद जसबीर को मेरी बातों में अपनापन महसूस हुआ, एक सहानुभूति दिखी। उसने कुछ देर हिचकिचाने के बाद बोलना शुरू किया, अंकल जी, ये लंबी कहानी है। मेरी बीबी यानी सतवंत कौर अपने समय की बहुत सुंदर, पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी। 11 भाई बहनों में सबसे बड़ी। उसने टीचिंग की डिग्री लेकर सरकारी स्कूल में पंजाबी अध्यापिका की नौकरी की और अपने छोटे भाई बहनों की परवरिश की। आप हंसेंगे, मेरे पापा के सबसे छोटे मामा और मेरी सबसे बड़ी बुआ की उम्र में सिर्फ 3 महीने का अंतर था। बड़ी मन्नतों और अरदासों के बाद भगवान ने बेटे का वरदान दिया। उसका नाम रखा गया सुखपाल सिंह, लेकिन बीबी उसे प्यार से मेरा पाला पुत्र कहती थी। इसीलिए घर में उसका नाम ही पाला पड़ गया। फौज छूट गई थी, लेकिन दादाजी की आदतें नहीं बदली थी। ज्यादा मेहनत वाला काम करना उन्हें पसंद नहीं था। रोज शराब पीनी होती और साथ में मांस मुर्गा भी चाहिए होता। घर में सिर्फ एक तनख्वाह थी, ऊपर से एक निठल्ला और शराबी पति और 4 बच्चे, सभी की उम्र में बस 1.5 साल का अंतर। सभी स्कूल जाने वाले, फिर एक साथ जवान हुए। पूरे घर की आर्थिक जिम्मेदारी मेरी दादी पर थी। बीबी का दिन सुबह 4 बजे से शुरू होता। सबसे पहले बच्चों का नाश्ता बनाना, उनके लिए टिफिन तैयार करना, फिर चूल्हा चौका निपटाकर बर्तन मांजना, कपड़े धोकर सुखाने डालना और फिर खुद जल्दी से तैयार होकर स्कूल जाना। स्कूल से लौटने के बाद बच्चों का होमवर्क करवाना, रात का खाना बनाना और सबको गर्म दूध देकर खुद सबसे आखिर में सोना। और अगली सुबह फिर सबसे पहले जागना। बड़ी बहनें थोड़ी बड़ी हुईं तो उन्होंने घर का काम संभालना शुरू कर दिया, लेकिन घर चलाने की जिम्मेदारी बीबी की ही थी। खर्चा ज्यादा था और कमाई कम, इसीलिए बीबी ने गांव के लोगों के साथ कमेटियां डालनी शुरू कर दी। पहले छोटी रकम की कमेटी, फिर कर्ज उतारने के लिए बड़ी रकम की कमेटी, और फिर धीरे धीरे कई कमेटियां। इसी दौरान पाला यानी मेरे पापा भी बड़े हो रहे थे। घर में सबसे लाडला था, पढ़ाई में बहुत कमजोर था और घर में उसे किसी का डर नहीं था। वह रोज अपने पिता को शराब पीते देखता और बुरी संगत में पड़ गया। दादाजी खुद उसे बचपन से ही शराब की चुस्कियां लेने देते थे और कहते, मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है, इसे कम से कम सब इंस्पेक्टर की नौकरी तो दिलवा ही दूंगा। बीबी ने भी कभी पाले को टोका नहीं। उसे लगता था कि बच्चा बड़ा होकर समझदार हो जाएगा। वह अपने बेटे की हर जायज नाजायज बात मानती और कहीं ना कहीं से पैसे का इंतजाम कर उसकी हर जिद पूरी करती। धीरे धीरे तीनों बहनें शादी के लायक हो गईं। रिश्ते आने लगे, लेकिन शादी की तैयारी के लिए पैसे नहीं थे। दादाजी को जब भी किसी बेटी की शादी की बात की जाती, वे गुस्सा हो जाते और कहते कि अभी उनकी शादी की उम्र नहीं हुई। असल में वे जिम्मेदारी से बच रहे थे। बीबी ने कर्ज लेकर, गांव की जमीन बेचकर और अपने गहने गिरवी रखकर किसी तरह तीनों बेटियों की शादी अच्छे घरों में कर दी। बीबी के लिए सबसे बड़ी राहत यही थी कि उसकी बेटियां सुखी थीं। वह कभी कभी अपनी जिठानी से अपनी इस खुशी को बांट लेती, लेकिन ज्यादा नहीं, कहीं नजर न लग जाए। हर त्योहार और खास मौके पर बीबी ने पूरे चाव से सभी रस्मों को निभाया। वह अपनी हर बेटी के घर जाकर उनकी इच्छाएं पूरी करती थी।
दादाजी बस एक मोम के गुड्डे की तरह थे। न तो उन्हें यह पता था कि यह सब करने के लिए पैसे कहां से आ रहे हैं, और न ही उन्हें अपने दामादों या उनके बच्चों से कोई विशेष लगाव था। बीबी कभी अपनी बेटियों के घर ज्यादा नहीं रुकती थी, क्योंकि उसे यह अच्छा नहीं लगता था कि उनके पिता वहां बैठकर शाम होते ही शराब की बोतल खोल लें। ज्यादा शराब पीने के कारण दादाजी के गुर्दे फेल हो गए। उनके इलाज के लिए कर्ज और बढ़ गया। बीबी ने अपना प्रोविडेंट फंड भी निकलवा लिया और इलाज पर खर्च कर दिया, लेकिन वह दादाजी को बचा नहीं सकी। अब घर में सिर्फ दो लोग रह गए, पाला और उसकी मां यानी बीबी सतवंत कौर। बीबी की उम्र भी ढलने लगी थी और उसे हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी हो गई थी। ऊपर से कर्ज इतना था कि हर दिन कोई ना कोई लेनदार घर आ जाता और कई बार बीबी को अपने ही घर में छुपना पड़ता। उसकी अभी 2-3 साल की नौकरी बची थी, लेकिन पूरी तनख्वाह कर्ज चुकाने में ही चली जाती थी। बेटियों की ओर से तो कोई चिंता नहीं थी, लेकिन पाला 22 से 23 साल का होने के बावजूद न तो कोई काम करता था, न कुछ सीखता था, और न ही पढ़ाई में उसकी कोई रुचि थी। पूरा दिन या तो सोता रहता या दोस्तों के साथ फिल्में देखने चला जाता। जिद करके उसने एक मोटरसाइकिल भी ले लिया था और बस आवारागर्दी करता रहता। जब कोई रिश्तेदार पूछता कि पाला आजकल क्या कर रहा है, तो पाला से पहले ही बीबी उसके निठल्लेपन पर पर्दा डाल देती। मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीख रहा है, जल्दी ही पटियाला में अपनी दुकान खोल लेगा। सुबह से रात तक बीबी का एक ही काम था, बस पाले की सेवा करना, उसके पसंदीदा खाने बनाना और उसे अच्छे कपड़े दिलाना, भले ही उसका सिर कर्ज में डूबा हो। वह अकेले में पाले को समझाती, लेकिन वह उसकी एक भी नहीं सुनता। बस एक इंसान था जिससे वह थोड़ा डरता था, उसका बड़ा जीजा। जीजा ने कह सुनकर उसकी पटियाला के एक ट्रांसपोर्टर के यहां नौकरी लगवा दी। उसका काम बुक किए गए सामान को ट्रकों में लोड करवाना था। पाला पटियाला में अकेला रहने लगा और उसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। ऑफिस से छुट्टी मिलते ही ठेके पहुंच जाता और शराब की लत और बढ़ती गई। वहां उसे वैसा ही साथ मिल गया। शराब से शुरू हुई लत धीरे धीरे चरस गांजा और फिर भुक्की तक पहुंच गई। अब शराब फीकी लगने लगी। जो नशे के झटके भुक्की से मिलते थे, वे शराब से नहीं। ऑफिस से छुट्टियां बढ़ने लगी और एक दिन मालिक ने उसे नौकरी से निकाल दिया। अपनी लत पूरी करने के लिए उसने खुद नशा बेचना शुरू कर दिया। शुरू में आमदनी ठीक हुई। एक दिन वह टैक्सी में गांव पहुंचा। घर के लिए खूब सारा सामान लाया और बीबी के लिए नया सूट भी। बीबी फूली नहीं समाई कि उसका बेटा अब कमा रहा है और मां के लिए कुछ लाया है। गांव के हलवाई से ढेरों मिठाई बनवाकर उसने पूरे गांव में बांटी कि उसका बेटा पटियाला में अच्छी नौकरी कर रहा है और अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। पर सच्चाई कुछ और ही थी। पाला बिना नशे के एक दिन भी नहीं रह सकता था। शाम होते ही उसने भुक्की के 2-3 कश ले लिए। आंखें लाल हो गईं, सिर चकराने लगा। जो भी घर बधाई देने आता, बीबी उसे बहाने से टाल देती कि पाले की तबीयत खराब है। वह जल्दी सो गया। अंदर ही अंदर बीबी सब समझ चुकी थी। रात भर बीबी यही सोचती रही कि अब क्या किया जाए। आखिर में उसने एक फैसला लिया। उसने अपनी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और पेंशन लेकर पाले के साथ पटियाला शिफ्ट हो गई। गांव का मकान बेचकर कुछ कर्ज चुकाया, कुछ लोगों को बहलाया और अपने सामान के साथ पटियाला आ गई, एक किराए के मकान में। पाला अब पूरी तरह नशे का गुलाम बन चुका था। वह एक बार में ज्यादा नशा लाता, कुछ बेचता और कुछ खुद के लिए रखता। एक दिन नशा बेचते हुए पुलिस उसके पीछे पड़ गई। वह अपने साथियों के साथ सड़क पर भागा, लेकिन भागते भागते एक खुले गटर में उसका पैर फंस गया। सारी भुक्की गटर में गिर गई और पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा, लेकिन पाले की टांग टूट गई। कुछ लोग उसे अस्पताल ले गए और बीबी को खबर दी। बीबी ने फिर रो गिड़गिड़ाकर उधार लेकर उसका इलाज करवाया। पाला प्लास्टर में था और नशे के बिना तड़प रहा था। अपनी आंखों के सामने बेटे की ऐसी हालत बीबी से देखी नहीं गई, तो उसने खुद उसकी खातिर अपनी सोने की अंगूठी बेचकर नशा मंगवाया। किसी तरह समय बीता और पाला फिर से चलने फिरने लायक हो गया। वह फिर नशे की तलाश में भटकने लगा और उसी काम में लग गया। अब पुलिस को भी शक हो गया था।
एक दिन तड़के पुलिस ने घर पर छापा मारा, नशे का सामान बरामद किया और पाले को गिरफ्तार कर लिया। कोई भी बीबी के साथ थाने जाने को तैयार नहीं था, न ही उसकी जमानत कराने को। पाला कई दिन हवालात में रहा। बीबी रोज उसे खाना देने जाती और हवलदार को पैसे देकर उसके लिए एक डोज भी रखवा देती। महीनों बाद पाले की जमानत हुई, लेकिन केस चलता रहा। बीबी को किसी ज्योतिषी ने बताया कि उसके बेटे के ग्रह जल्दी ठीक हो जाएंगे अगर वह उसका विवाह कर दे। ममता के मोह और विश्वास के चलते बीबी ने अपने लाडले बेटे के लिए एक और जिंदगी कुर्बान करने की ठान ली और पूरी कोशिश में लग गई पाला के लिए लड़की ढूंढने की। पर पाले का काम वही रहा, नशा खरीदा, नशा पिया और बेसुध पड़ा रहा। उसकी बहनों ने भी उससे बात करनी बंद कर दी थी। बस कभी कभी अपनी मां से मिलने आ जाती और थोड़ी आर्थिक मदद कर देती, ये जानते हुए कि ये पैसे भी बीबी ने पाले पर ही खर्च करने हैं। बीबी की उम्र और सेहत दोनों ही ढलने लगे थे, लेकिन उसे अपनी कोई चिंता नहीं थी। वह कभी डॉक्टर के पास नहीं जाती, फीस बचाने के चक्कर में घर के ही छोटे मोटे घरेलू नुस्खों से काम चला लेती और अपने हट से चलती फिरती रहती। बस उसे चिंता थी तो सिर्फ पाले की और उसके ब्याह की। बहुत ही गरीब घर की एक लड़की के बारे में किसी ने खबर दी। वह 7 बहनों में दूसरी थी और उसका पिता किराए का ऑटो चलाकर घर चलाता था। उनकी एक बेटी पहले से ब्याही हुई थी और यह दूसरी नंबर की थी। उनके पास कुछ भी नहीं था, बस इतनी ही हैसियत थी कि लड़की को किसी तरह विदा कर सके। बीबी ने लड़की को देखा, उसे पसंद आई और उसने पाले का विवाह उससे करवा दिया। जब सेहरा बंधा और पाले की शादी हुई तो बीबी के दिल को बहुत सुकून मिला। आज पाले के जन्म के बाद पहली बार वह इतनी खुश थी। घर का खर्चा सिर्फ बीबी की पेंशन से चलता था। पाला कोई काम नहीं करता था और जब नशा न मिलता तो घर में तड़पता रहता। देखते देखते पाले और सुरिंदर कौर के 2 बच्चे हो गए, मेरी बड़ी बहन अमरबीर और मैं जसबीर। लेकिन मेरे पापा यानी सुखपाल सिंह उर्फ पाला नहीं सुधरे। मेरी मां ने लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया। बीवी बहुत दुखी थी कि उसकी बहू को दूसरों के घर काम करना पड़ रहा है, लेकिन कोई और चारा नहीं था। मां ने कभी बीबी से शिकायत नहीं की, क्योंकि वह खुद बहुत गरीब घर से थी और उसे कम से कम सिर छुपाने और इज्जत के साथ रहने के लिए घर तो मिल गया था। मां बीबी से दिल से प्यार और सम्मान करती थी, खासकर जब वह खुद 2 बच्चों की मां बन गई थी, क्योंकि मां की भावनाओं को शायद सिर्फ एक मां ही समझ सकती है। पाले की नशे की आदत बढ़ती गई। बीबी भी उसे इस डर से पैसे देती रही कि नहीं तो पाला या तो तड़प तड़प कर मर जाएगा या फिर उसे छोड़कर भाग ना जाए। फिर एक दिन वही हुआ जिसका डर था। केस का फैसला हो गया। पाले को 2 साल की सजा हुई। पुलिस उसे घर से गिरफ्तार कर ले गई और जेल भेज दिया। अब दोनों सास बहू महीने में एक बार पाले से जेल में मिलने जाती। कुछ पैसे भी लेकर जाती ताकि पाले को जेल में कम तकलीफ हो। जेल में रहकर पाले की आदतें और पक्की हो गई और उसका दिल भी कठोर हो गया। 2 साल बाद जब पाले की रिहाई हुई तो उसका अपने घर से मन उठ चुका था। 2-3 हफ्ते बाद उसने अपनी पत्नी यानी मेरी मां का मंगलसूत्र चुरा लिया, घर के बड़े बर्तन बेच दिए और बीबी के कान से उसकी बालियां खींचकर निकाल ली और घर से चला गया। कानों से खून बह रहा था, फिर भी बीबी बाहर सड़क तक उसके पीछे दौड़ी, लेकिन उसने मुड़कर भी नहीं देखा। बीबी ने कई दिनों तक खाना नहीं खाया, बस मेरा पाला कहती रही। उसे अक्सर वो दिन याद आते जब 3 बेटियों के बाद उसे अपनी सास के कितने ताने सुनने पड़े और फिर उसने न चाहते हुए भी चौथा बच्चा किया। कोई गुरुद्वारा, कोई मंदिर नहीं छोड़ा जहां उसने बेटे के लिए मन्नत न मांगी हो। जब पाला हुआ तो उसके पिता से ज्यादा बीबी ने खुशी मनाई थी। उसने बड़े अरमान सजाए थे। अक्सर हमें दोनों बहन भाई को अपने पास सुलाकर बीबी सोने से पहले कोई न कोई कहानी सुनाती, जिसका अंत हमेशा मां बेटे के मिलन पर होता। उसके दिल के किसी कोने में आज भी यह उम्मीद बाकी थी कि वह एक बार फिर पाले को देख सकेगी। जब भी बीबी पाले को याद करती, उसकी आंखों और अंदरूनी भावनाओं से दर्द झलकता। एक दिन बीबी बहुत कमजोर हो गई।
मैं भी अब 10 साल का हो चुका था। मैं और मां उसे पटियाला के राजेंद्र अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने बताया कि उसकी शुगर बहुत बढ़ गई है, ब्लड प्रेशर भी, और इसका सीधा असर उसकी आंखों पर पड़ा है। आंखों की पुतलियों पर खून के धब्बे जम गए हैं। अगर जल्द ऑपरेशन न हुआ तो बीबी की नजर बचाना मुश्किल होगा। हम ऑपरेशन का खर्च नहीं उठा सके। बुआ ने मदद की और ऑपरेशन हो गया, लेकिन ज्यादा सफल नहीं रहा। 6 महीने बाद बीबी को कुछ भी दिखना बंद हो गया। ये कहते हुए जसबीर का गला भर आया। मैंने उसे गाड़ी सड़क के किनारे रोकने को कहा और हम कुछ देर चुपचाप बैठे रहे। मैं चाहता था कि जसबीर का मन हल्का हो जाए। थोड़ी देर बाद उसने जेब से रुमाल निकाला, अपना चेहरा पोंछा और कहा, अब मैं ठीक हूं, चलें? और उसने फिर गाड़ी आगे बढ़ा दी। फिर तुम लोग लालडू कब आए? मेरी जिज्ञासा ने मुझसे यह सवाल करवाया। करीब 1 साल पहले। पटियाला शहर में खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ गया था। मैं ज्यादा पढ़ नहीं सका, किसी के घर ड्राइवरी करता था। बड़ी बहन की किसी तरह शादी कर दी। फिर मां ने सोचा किसी गांव में रह लें, खर्च कम होगा और मैं कहीं ड्राइवर की नौकरी कर लूंगा। बीबी की पेंशन भी आती है। मां अब बीबी को अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाती, बस घर संभालती है। मैं ओवर टाइम कर लेता हूं। अपनी रोजी रोटी का इंतजाम हो जाता है, लेकिन पुराना कर्ज भी चुकाना है जो बीबी ने मेरे पापा के लिए लिया था। पापा उस दिन के बाद घर नहीं आए। एक दिन हमें किसी ने बताया कि उसने हुजूर साहिब में एक ऐसा ही चेहरा देखा था। मैं तुरंत अगली गाड़ी से हुजूर साहिब के लिए निकल पड़ा। बीबी ने भी जिद की और वो भी मेरे साथ चली आई। हम दादी पोते लगभग 20 से 21 दिन वहां रहे। हुजूर साहिब और उसके आसपास के सारे गुरुद्वारे, धर्मशालाएं, लंगर हॉल खंगाल डाले। जहां भी भिखारियों की कतार लगती थी, वहां जाकर हर आदमी का चेहरा ध्यान से देखता कि कहीं बीबी का बेटा ही ना हो। लेकिन पापा का कोई पता नहीं चला। बीबी बहुत मायूस हो गई थी। उन 3 हफ्तों में पूरा दिन तलाश में बीतता और शाम होते ही गुरुद्वारे में जाकर बाबा जी से अपने बेटे से मिलने की दुआ मांगती रहती, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। अक्सर जब मैं बीबी की बंद आंखों से झरझर बहते आंसू देखता तो अपना सिर उनकी गोद में रखकर खुद भी रोने लगता। मुझे बीबी पर बहुत तरस आता। कभी कभी गुस्सा भी आ जाता कि आखिर वो इतने निष्ठुर बेटे के लिए अपनी जिंदगी क्यों तबाह कर रही थी। बीबी मेरे सिर पर हाथ फेर कर कहती, बेटा, एक मां के रोते दिल का हाल तू क्या समझेगा? तू क्या जाने इन मोह की डोरियों को। अचानक एक रात मेरी मम्मी का फोन आया। वो जोर जोर से रो रही थी। मैं घबरा गया और बार बार पूछता रहा, मम्मी बताओ तो सही, क्या हुआ? कुछ बोलोगी भी या बस रोती रहोगी? भीतर ही भीतर मुझे डर लगने लगा। कहीं पापा। बीबी भी मेरी आवाज सुनकर जाग पड़ी। दूसरी तरफ से मम्मी ने खुद को थोड़ा संभाला और टूटी, कांपती आवाज में बोली, बीरू, अभी अभी थाने से एक हवलदार का फोन आया था। उन्होंने किसी लावारिस लाश के बारे में बताया है जिसका चेहरा, कद काठी और हुलिया तेरे पापा से मिलता जुलता है। चेहरे पर बहुत चोटें आई हैं। उन्होंने मुझे सुबह पहचान के लिए बुलाया है। मैं अकेली कैसे जाऊं? मुझसे यह सब देखा नहीं जाएगा। मम्मी की ऊंची आवाज में सिसकियां बीबी के कानों तक भी पहुंच गईं और वो जैसे बेहोश होकर गिर पड़ी। मैं फौरन फोन छोड़कर उन्हें संभालने लगा, थोड़ा पानी पिलाया। जब उन्हें होश आया तो मैंने मम्मी को हिम्मत रखने के लिए कहा, लेकिन मुझे बीबी की ज्यादा चिंता हो रही थी, कहीं उन्हें कुछ हो न जाए। हम अगली सुबह ही हुजूर साहिब से गाड़ी पकड़कर पटियाला के लिए रवाना हो गए, लेकिन वहां पहुंचने में 36 घंटे लगने थे। उधर मम्मी अगले दिन सुबह अमरबीर और पड़ोस के एक भाजी को साथ लेकर थाने पहुंची। वहां से उन्हें सिविल अस्पताल के मुर्दा घर भेज दिया गया, जहां लाश रखी थी। जब मम्मी को एक छोटे से कमरे में ले जाया गया तो वहां एक स्ट्रेचर पर सफेद कपड़े से ढकी हुई लाश पड़ी थी। मम्मी का कलेजा मुंह को आ गया। अंदर ही अंदर वो बार बार यही सोच रही थी, रब करे ये बीरू के पापा ना हो। जब कर्मचारी ने लाश का चेहरा खोलकर दिखाया तो चेहरा एकदम पीला पड़ चुका था। उसने बताया,
कल शाम हाईवे पर एक ट्रक ने इसे पीछे से टक्कर मार दी थी। लगता है ये मुंह के बल सड़क पर गिरा होगा, जिससे सिर पर गंभीर चोटें आई हैं और मौके पर ही मौत हो गई। कोई और पहचान का निशान हो तो बताइए, जिससे तसल्ली हो जाए। शायद ये उसका रोज का काम था, लावारिस लाशों की पहचान करवाना। लेकिन मम्मी की हालत बिगड़ने लगी। उधर उन्होंने हिम्मत जुटाकर याद किया, बीरू के पापा के बाएं हाथ के अंगूठे के पीछे एक बड़ा काले भूरे रंग का निशान था। आप जरा चेक करिए। कर्मचारी ने शव का बायां हाथ निकाला और उसकी हथेली ऊपर कर दी। उन 2 पलों में जैसे मम्मी को 2 सदियों का एहसास हुआ। मुंह पर चुन्नी रखकर उन्होंने आंखें बंद कर ली और दिल की धड़कनों को थाम लिया। उन्होंने सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दिया। अचानक कर्मचारी की धीमी सी आवाज सुनाई दी, नहीं बहन जी, यहां कोई निशान नहीं दिख रहा। आप पक्के तौर पर जानती है ना? एक बार फिर याद कर लीजिए। अब मम्मी की थोड़ी हिम्मत बंधी। उन्होंने पैर की उंगलियों को ध्यान से देखा। उन्हें याद था कि उनके पति की दोनों छोटी उंगलियां पास वाली उंगलियों पर छड़ी हुई थी, लेकिन इस आदमी की सारी उंगलियां सीधी थीं। मम्मी ने राहत की सांस लेते हुए कहा, नहीं भाजी, ये पाले की लाश नहीं है। ये कहते हुए मम्मी कमरे से बाहर आ गईं और अमरबीर को गले लगाकर बोली, तेरे पापा नहीं थे ये? तीनों लोग सुकून की सांस लेते हुए घर लौट आए। रास्ते में मम्मी ने मुझे फोन करके सब कुछ बताया। बीबी की जान में जैसे जान आ गई। वो अपनी सीट पर ही खड़ी हो गई और जोर जोर से बोलने लगी, मेरा पाला पुत्र मेरे पास ही है। वो बस मेरी गोद में सिर रखकर सोने को तरस रहा है। बस जैसे ही घर पहुंचूंगी वो दरवाजे पर खड़ा होगा, अपनी मां के घर आने का इंतजार कर रहा होगा। अभी तो मैंने उसे अपने हाथों से गुड़ वाली चूरी खिलानी है। मुझे अब पापा से कोई लगाव, कोई खिंचाव नहीं है। बस बीबी के दिल को सुकून मिल जाए अगर वो एक बार पापा को देख सके। बीबी की आंखें अब नहीं देख सकती, लेकिन कान हमेशा दरवाजे पर लगे रहते हैं कि पता नहीं कब मेरा पाला आ जाए और मुझे गले से लगा ले। बस बीबी पर बहुत तरस आता है। कैसी होती है ये मां की बेशर्त मोहब्बत। इतनी तकलीफ देने के बावजूद भी मां अपने बेटे को भूल नहीं पाती, उससे प्यार करना नहीं छोड़ती, बिना किसी शर्त, बिना किसी उम्मीद के। बस उस मां के लिए मैं अपने पापा को खोज कर ही रहूंगा, अगर वह अब भी जिंदा है। गाड़ी होटल पर आकर रुकी। मैंने सामान उतारा। जसबीर ने मुझसे एक रसीद पर साइन करवाया और विदा लेने लगा। पता नहीं क्यों मेरे दिल में एक भाव उमड़ा और मैंने कसकर जसबीर को गले लगा लिया, उसकी पीठ थपथपाई और कहा, अपने पिता को ढूंढने में कोई कसर मत छोड़ना। एक मां के दिल को सुकून देने से बड़ा कोई पुण्य का काम नहीं होता। बिल तो मुझे ट्रैवल एजेंसी को चुकाना था, लेकिन जाने से पहले मैंने अपने पर्स से 500 रुपए का नोट निकाला और जसबीर को देने लगा। ये क्या? जसबीर ने हैरानी से पूछा। उसे एहसास हो गया कि यह उसकी टिप है। बड़े आदर के साथ उसने अपनी नजरें झुका ली और नोट वापस कर दिया। नहीं अंकल जी, दादी और मां ने यही सिखाया है कि हमें अपनी मेहनत की कमाई करनी चाहिए, किसी से दया की भीख नहीं मांगनी। आपने मेरी कहानी सुनी, इसके लिए धन्यवाद, लेकिन मैं ये टिप नहीं ले सकता। मेरी मां इसे स्वीकार नहीं करेंगी। ये कहकर वह चला गया। घर लौटने के बाद मैंने कई बार सोचा कि जसबीर को फोन करूं, बीबी, उसकी मां और उसका हालचाल पूछूं, लेकिन दिल को फोन करने का कोई ठोस कारण नहीं मिला। धीरे धीरे मैं भी अपने कामों में व्यस्त हो गया और जसबीर की सुनाई कहानी मेरे मन के किसी कोने में छुप गई। करीब 7 से 8 दिन पहले की बात है। मैं अपनी कार लेकर अंबाला किसी से मिलने निकला। मेरी पत्नी भी मेरे साथ थी, जिसे मैं पहले ही जसबीर की पूरी कहानी सुना चुका था। रास्ते में जब लालडू गांव का बोर्ड देखा तो अचानक बीबी का ख्याल आया। मन में एक बेचैनी सी हुई कि बीबी का अब क्या हाल होगा। चल, आज तुझे बड़ी अच्छी चाय पिलाता हूं। मैंने अपनी पत्नी से एक तरह की इजाजत ली कि मैं जसबीर के घर जाना चाहता हूं। उसे पता था कि मेरा दिल कहां अटका है, इसलिए मुस्कुराकर उसने सहमति दे दी। गाड़ी बाहर खड़ी कर गलियों से होते हुए हम जसबीर के घर के दरवाजे तक पहुंचे और बेल बजाई।
अंदर से वही जानी पहचानी आवाज आई, कौन है? आ रही हूं, 1 मिनट रुको। ये सुरिंदर कौर की आवाज थी, लेकिन बीबी की कोई आवाज सुनाई नहीं दी। मेरे मन में तरह तरह के ख्याल घूमने लगे। कहीं बीबी। जैसे ही सुरिंदर कौर ने दरवाजा खोला, उसने मुझे पहचान लिया। सत श्री अकाल, वीर जी, आओ, अंदर आओ। उसने हमें बहुत अपनापन दिखाते हुए अंदर बुलाया। जसबीर ने मुझे बताया था कि उसने आपको अपनी पूरी कहानी सुनाई थी। कह रहा था, अंकल मुझे बहुत अच्छे लगे। मैंने उनसे अपना दिल खोल दिया। सुरिंदर ने वहीं बैठी एक युवती की ओर इशारा करते हुए कहा, यह अमरबीर है, जसबीर की बहन। ये भवानीगढ़ में ब्याही है, कल ही आई है। कह रही थी बीबी से मिलाऊं। बैठो वीर जी, बहन जी, आप खड़े क्यों हो? सुरिंदर ने अपनत्व से कहा। हम दोनों बैठ गए, लेकिन मेरी नजरें बीबी को ढूंढ रही थी। यह सुनकर थोड़ी तसल्ली हुई कि अमरो अपनी दादी से मिलने कल आई थी, मतलब बीबी अभी भी है। अमरो, तू चाय रख, वीर जी को अपने घर की चाय बहुत पसंद आई थी, सुरिंदर ने अपनी बेटी से धीरे से कहा। हम यहां से गुजर रहे थे अंबाला जाने के लिए, तो सोचा एक बार बीबी से मिल लें। मैंने अपने आने का मकसद बताया, साथ ही गरम गरम चाय भी मिल जाएगी। माहौल को अपनापन देते हुए कहा, आ जाओ, बीबी पीछे के कमरे में है, आप लोग उनसे मिल लो, तब तक चाय भी बन जाएगी। यह कहकर सुरिंदर कौर के पीछे पीछे हम दोनों भी अंदर चले गए। कमरे में हल्की रोशनी थी। सामने खाट पर बीबी के हाथ में एक चम्मच था और किसी कटोरी से शायद सूप निकाल रही थी। उनकी गोद में सिर रखे एक आदमी लेटा था, जो शायद अपने बाएं तरफ से पूरी तरह लाचार लग रहा था, क्योंकि करवट लेने की कोशिश के बावजूद वो अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था। बीबी को खुद कुछ दिखाई नहीं देता था, लेकिन वे अंदाजे से कटोरी से चम्मच भरती, धीरे धीरे उसे गोद में पड़े उस आदमी के मुंह के पास लाने की कोशिश करती और हर बार उसके होठों पर रखती। बस मेरा बेटा, एक घूंट और। मुझे समझ आ गया, यह आदमी कोई और नहीं, बीबी का बेटा पाला था। मैं आश्चर्यचकित होकर सुरिंदर कौर की ओर देखने लगा। उन्होंने इशारे से मुझे चुप रहने को कहा और बाहर आने का संकेत किया। चाय तैयार हो चुकी थी। चाय की चुस्कियां लेते हुए सुरिंदर कौर ने बताया, जिस दिन जसबीर आपको दिल्ली होटल छोड़कर अगली सवारी लेने करोल बाग जा रहा था, किसी गांव के परिचित का फोन आया कि एक मरीज 30 हजारी सिविल अस्पताल में भर्ती है, जिसकी शक्ल बिल्कुल तेरे पापा जैसी लगती है। अगर हो सके तो जाकर देख लेना। वार्ड और बेड नंबर भी बताया। रब का करम था कि जसबीर दिल्ली में ही था। अस्पताल पहुंचकर उसने मरीज को देखा तो वह कोई और नहीं, उसके अपने पापा थे। डॉक्टरों ने बताया कि कुछ दिन पहले उन्हें किसी ने सड़क से बेहोश उठाकर अस्पताल में भर्ती कराया था। जांच करने पर पता चला कि उन्हें लकवा हो गया है। बस मौत से बच गए हैं। शरीर में थोड़ी ताकत आ जाए तो 2-4 दिन में छुट्टी दे देंगे। फिर इन्हें घर ले जाकर सेवा और दवा दारू करनी होगी। जसबीर उन्हें घर ले आया। बीबी ने गेट से ही बिना आंखों के सिर्फ उनकी देह की महक से उन्हें पहचान लिया। भागकर अपनी मंजी से छलांग मारी और मुझसे पहले गेट खोलने पहुंची। उस दिन के बाद से बीबी ही उन्हें खाना खिलाती है। पूरा दिन मेरा पाला बेटा कहते नहीं थकती। बस इसरार करती रहती हैं कि वह कुछ बोले, लेकिन पाला अब कुछ नहीं बोल सकता। घर छोड़ने के बाद उस पर क्या बीती, अपने दुख किसी से साझा नहीं कर सकता। बस बेबस पड़ा रहता है। उसकी आंखों में या तो आंसू दिखते हैं या पश्चाताप, या फिर किसी से माफी मांगने की एक अघोषित गुहार। सुरिंदर कौर अपने आंसू रोक नहीं पाई और दुपट्टे से चेहरा पोंछती हुई रसोई में चली गई, खाली कप रखने के बहाने। हम दोनों का भी मन भर आया, एक मां को अपनी संतान के लिए तड़पते हुए देखकर। मैंने एक बार फिर पीछे के कमरे में जाकर बीबी के पैर छुए, उस मां को दिल से सलाम किया और बाहर आ गया। सच ही कहते हैं, भगवान हर घर में खुद नहीं पहुंच सकता, इसलिए उसने मां बना दी। धन्य है हर मां,
उसकी ममता और उसको विरासत में मिला उसका निस्वार्थ प्रेम।